नमस्कार। सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। सत्येंद्र पर सिनेमा से जुड़ी अपने साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा से जुड़ी प्रवृत्तियों के बारे में, सिनेमा से जुड़ी कहानियों के बारे में, लोगों के बारे में, फिल्मी हस्तियों के बारे में, कथा पटकथा गीत संगीत आदि के बारे में। क्योंकि हम मानते हैं कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है, सिनेमा समाज से सीधे संवाद का सबसे सशक्त माध्यम है और लोगों की सोच को बहुत गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। सिनेमा से जुड़ी गंभीर चर्चाओं के क्रम में आज हम बात करने वाले हैं फिल्म पुरस्कारों के बारे में। फिल्म पुरस्कारों का जो हमारे यहाँ सिलसिला है, वो जितने भी हमारे यहाँ फिल्म पुरस्कार हैं, उनकी विश्वसनीयता काफी हद तक आज की तारीख में संदिग्धता के घेरे में है। उन पर उनकी साख जो है वो लगातार गिरती जा रही है और इस लपेटे में जो हमारा सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, वो भी उससे अछूता नहीं रह गया है। और बाकी जो फिल्म पुरस्कार हैं, जो निजी आयोजनों के तहत दिए जाते हैं या निजी फिल्म पत्रिकाओं के द्वारा या संस्थानों के द्वारा दिए जाते हैं, वो कुल मिला करके जो उनका प्रेजेंटेशन है, वो टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले भव्य कार्यक्रमों और चकाचौंध वाली आयोजनों से ज्यादा कुछ रह नहीं गया है। और उसके पीछे वो एक तमाशे जैसा दिखता है और उसके पीछे की जो कहानियां हैं वो कई बार बहुत अलग तरह के विवादों को जन्म देती हैं। उसमें आपको फिल्म कलाकारों के नखरे, तमाम तरह की जोड़ तोड़, सिफारिशें और अलग तरह की खेमेबंदी और पैसे का खेल साफ साफ दिखाई देता है जो कहानियां सामने आती हैं बाहर। तो आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि क्यों विवादों के घेरे में है फिल्म पुरस्कार और क्यों गिर रही है पुरस्कारों की साख। तो इस बातचीत में हमारे साथ शामिल हैं फिल्म जगत के कुछ बहुत जाने माने लोग। मेरे साथ जुड़े हैं फिल्मी दुनिया के बहुत प्रतिष्ठित पटकथा लेखक, बहुत अनुभवी कमलेश पांडे जी। लगभग 4 दशकों से भी ज्यादा का अनुभव है कमलेश जी के पास और बहुत सारी मशहूर और बहुत कामयाब फिल्में कमलेश जी की कलम से निकली हैं, जिनमें बेटा है, खलनायक है, सौदागर है, तेजाब है, इस तरह की बहुत सारी फिल्में, दिल्ली 6, अक्स। और मेरे साथ हैं फिल्मकार अविनाश दास, जिनकी फिल्म अनारकली ऑफ आरा बहुत चर्चित रही है। मेरे साथ धनंजय कुमार जी हैं, जो कि स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं और स्वयं एक पटकथा लेखक हैं, कई फिल्मों का लेखन कर चुके हैं। और हमारे साथ जुड़ने वाले हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित रह चुके फिल्मकार विनय शुक्ला, जो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और एक और पटकथाकार रॉबिन भट्ट, जिनका हमें इंतजार है क्योंकि उन्होंने भी हमसे जुड़ने का वादा किया था, तो वे भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं बातचीत शुरू करता हूँ कमलेश जी आपसे, क्योंकि आपके पास तमाम तरह की सिनेमा का पिछले 4 दशकों से ज्यादा का अनुभव है और आपने इंडस्ट्री की चाल चरित्र और चेहरा जिसको हम कहते हैं, उसको आपने बहुत नजदीक से देखा है। तो आपसे मैं ये सवाल जो है शुरुआत में पूछना चाहता हूँ, ये जो फिल्म पुरस्कार हैं, जिनको शुरू हुए आज अब 50 बरस से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, तो इनको लेकर के आजकल जो इतने विवाद उठ रहे हैं, जो इनको लेकर के तमाम तरह की कंट्रोवर्सीज आ रही हैं और इनके बारे में जो तमाम तरह की राजनीतिक खेमेबंदी देखी जा रही है, आप उसको किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो अमिताभ जी, जो आपके जो हैं दर्शक, जिनकी शायद शिकायत है कि मैं जरा गुस्से में आज बोल देता हूँ, भैया गुस्सा अपनों पे होता है, अजनबियों पे गुस्सा नहीं होता। गुस्सा उन्हीं पे होता है जिनसे अपेक्षा होती है। जिन लोगों से कोई अपेक्षा नहीं है, उस पर कोई क्यों गुस्सा करेगा? तो जाहिर है ये मेरी अपनी इंडस्ट्री है और मेरी अपेक्षाएं अपनी इंडस्ट्री को, मुझे प्यार है इंडस्ट्री से, तो कहीं कोई अपेक्षाओं को तोड़ता है या उसका शोषण करता है तो गुस्सा लाजमी है। तो कभी कभी आप मेरा गुस्सा बर्दाश्त कीजिए। हमारे दर्शक आपको बहुत प्यार करते हैं कमलेश जी, आपकी टिप्पणियों का बहुत सम्मान करते हैं। तो अभी आपने जो सवाल पूछा, पहली बात तो ये है कि अवार्ड जब शुरू हुए, जब से ये उसी वक्त से अन्यायपूर्ण रहे हैं, नॉट फेयर, नेवर बीन फेयर। जो सो कॉल्ड फिल्म फेयर अवार्ड है, इट हैज वेरी रेयरली बीन फेयर, इट हैज मोस्टली बीन अनफेयर। आई टेल यू व्हाई, बताता हूँ क्यों होता था। पहले क्या होता था, बल्कि मुझे खुद भी जब पहला अवार्ड मिला फिल्म फेयर अवार्ड के हिसाब के लिए, जो टेक्निकल अवार्ड होते थे वो एसोसिएशंस भेजती थी अपनी तरफ से, वो नाम राइटर्स, एडिटर्स, सिनेमाटोग्राफर्स,
आर्ट डायरेक्टर्स, डांसर्स, ये सारे जो टेक्निकल अवार्ड थे वो उनकी एसोसिएशंस भेजती थी फिल्म फेयर को। अब जैसे मुझे मिला मिला तेजाब के लिए, तो मेरी एसोसिएशन FWA ने भेजा था भाई इनको मिलना चाहिए, और मुझे मिला। तो जो पॉपुलर अवार्ड थे, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट म्यूजिक, बेस्ट लिरिसिस्ट, बेस्ट मतलब बेस्ट फिल्म, ये जो पॉपुलर अवार्ड थे इनका तरीका बड़ा अजीब टेक्निकल अवार्ड थे। हाँ, हेलो, मेरी जी आवाज आ रही है? जी हाँ, मेरी बिल्कुल आवाज बिल्कुल। तो जो पॉपुलर अवार्ड थे इनके फॉर्म छपते थे फिल्म फेयर मैगजीन में। हेलो, जैसे वोटिंग कार्ड होते हैं ना, ऐसे फॉर्म छपते थे, और आप जो है, जो भी आम दर्शक है, अपना नाम पता लिख के अपना टिक मार्क कर दे कि वो किसको वोट दे रहा है। अब होता ये था कि चाहे वो संगीतकार हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, अपना टिक मार्क कर वो 30-40 हजार कॉपियां खरीद फिल्म फेयर की अपने लोगों से फॉर्म भरवा के भेज देते थे। ये सच्चाई है, मैं पहली बार ये राज खोल रहा हूं, और इसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं। मैं सबका नाम लूंगा, सबका नाम लूंगा, क्योंकि मेरे पास, मैं छोटा था, मैं अभी तब तक फिल्मों में नहीं आया था, तो एजेंट आते थे कि भाई फलां को वोट देना है, ये फॉर्म है, इस पे अपना नाम एड्रेस डाल के साइन कर दीजिए, बस टिक कर दीजिए बस। तो वो फिल्म फेयर की कॉपियां खरीद खरीद के स्पेशली म्यूजिक डायरेक्टर्स, एक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स ये काम करते थे। तो फिल्म फेयर हैज नेवर बीन फेयर, और इफ एट ऑल वेरी रेयरली, कभी कभी होता था, अक्सर फेयर नहीं होता था, अनफेयर होता था। मैं खुद अवार्ड्स की जूरी का मेंबर रह चुका हूँ। जो स्क्रीन अवार्ड की जो जूरी है उसमें मैं 2 बार था, और फिर मैंने तय किया कि अब आइंदा किसी जूरी का हिस्सा नहीं बनूंगा। क्यों? मैं बताऊं क्यों। और ये भी मैं पहली बार भेद बोल रहा हूँ। मैं जिस जूरी में था उसके जूरी चेयरमैन थे सुनील दत्त साहब। हारा बानो उसमें एक मेंबर थी, और भी लोग थे, मैं भी था। सॉरी, मेरा पोता है, माफ कीजिएगा। तो होता ये था कि दत्त साहब के पास 3 वोट होते थे, एक तो जूरी चेयरमैन, दूसरा एज ए मेंबर, और सायरा बानो ने अपना वोट उनको दे रखा था कि आप जिसको चाहें आप दे दें। वो कभी मीटिंग में आती नहीं थी, सायरा जी कभी मीटिंग में या स्क्रीनिंग में आती नहीं थी। होता ये था कि बाकी लोग कोई भी फैसला करें, दत्त साहब का हथौड़ा जो है 3 वोटों का, वो भी, इट वाज लाइक ए वीटो, उनके खिलाफ और कौन जा सकता था। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, उसी दौरान जब मैं था तो एक फिल्म आई थी हैदराबाद ब्लूज, और कुछ कुछ होता है, डेबू, मिस्टर करण जौहर का डेबू, और ये हैदराबाद ब्लूज जिसने बनाई थी, नाम नागेश कुकनूर। हाँ हाँ हाँ, कुकनूर। उससे मेरा झगड़ा हो गया दत्त साहब से। मैंने कहा दत्त साहब, जूरी जो है ना, हर अवार्ड जूरी एक्चुअली अपने आप को देती है कि आपकी क्या काबिलियत है, आपने किस हिसाब से फैसले किए हैं, आप अपने आप को अवार्ड दे रहे हैं, आप बता रहे हैं कि आप कितने इंसाफ, आपका कितना सही है या गलत है। और ये अवार्ड जो है, ये इट्स लाइक ए सिग्नल लोगों के लिए, आम जनता के लिए, कि हाँ भाई कि क्या तुम फिल्म बना सकते हो। मैंने कहा कि देखिए, अगर हैदराबाद ब्लूज के अवार्ड जाता है बेस्ट डेब्यू, तो ये हम ये दे रहे हैं मैसेज पूरे हिंदुस्तान को कि कोई भी फिल्म बना सकता है, और अच्छी फिल्म हो तो उसके अवार्ड मिल सकते हैं। क्योंकि नागेश ने जो फिल्म बनाई थी, ही वॉज एन इंजीनियर, उसने अपनी तनख्वाह के पैसे बचा बचा के 15-16 लाख में फिल्म बनाई थी हैदराबाद ब्लूज, एंड द फिल्म वाज ए हिट। फिल्म बहुत कामयाब फिल्म थी हैदराबाद ब्लूज, तो बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म थी। करण जौहर जो है वो एक फैमिली से आते थे, यश जौहर के बेटे थे, यश चोपड़ा के भतीजे थे, वगैरह वगैरह जो भी है। मैंने कहा दत्त साहब, अवार्ड जाना चाहिए नागेश को, ताकि ये मैसेज जाए कि एनीबॉडी कैन मेक ए फिल्म,
अगर आप करण जौहर के अवार्ड देंगे तो जाके नहीं, यू हैव टू बी ए मेंबर ऑफ ए फिल्म फैमिली। आपको किसी बड़े फिल्म मेकर का बेटा होना पड़ेगा फिल्म बनाने के लिए, आम आदमी फिल्म नहीं बना सकता, ये फर्क है। काफी झगड़ा हुआ, हालांकि उनके 3 वोट थे, उनके उनके 3 वोट थे। दूसरी बात मुझे ये पता चली जूरी में कि जो लॉबिंग होती है, लॉबिंग बहुत चलती है। हालांकि इट इज सपोज टू बी कॉन्फिडेंशियल कि कौन कौन मेंबर है, जूरी मेंबर का नाम कभी जाहिर नहीं होता, और रहता है कॉन्फिडेंशियल कि भाई नहीं तो लोग खामखा उनको फोन करना शुरू करें, मगर सबको पता चल जाता है। मैं जब उसमें मेंबर था तो एक हमारे गीतकार हैं, उनका गीत भी कंपटीशन में था। अब उनका रोज फोन आए कि यार मतलब मेरा जीतना जरूरी है। मैं नाम नहीं ले सकता उनका क्योंकि मेरे दोस्त हैं, अभी भी दोस्त हैं, इशारे काफी हैं। यार मेरा जीतना बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि मैंने कहा देखिए सर, वो मेरा तो एक ही वोट है, दत्त साहब के 3 वोट हैं। वो जिसको चाहे उसको वो बंदा जीत जाएगा, कोई भी एक्टर हो या डायरेक्टर हो, लिरिसिस्ट हो। दत्त साहब इज द फाइनल वर्ड। आखिर तक एक दिन पहले अवार्ड फंक्शन, एक दिन पहले तक वो मेरे पीछे पड़े रहे कि देखिए ऐसा है कि अवार्ड फंक्शन में फला जो आ रही है चीफ गेस्ट, वो सांप्रदायिक जो एलिमेंट है उनकी रिप्रेजेंटेटिव है, और उनके सामने मेरा जीतना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं सेकुलर हूँ। आप मेरी बात समझिए, मेरा जितना इसलिए नहीं कि मेरा गाना बेहतर है, इसलिए कि मैं सेकुलर हूँ। मुझे सांप्रदायिक ताकतों के सामने मुझे अवार्ड मिलना बड़ा जरूरी है। हुआ ये कि उस साल अवार्ड गया आनंद बख्शी को। वो क्यों गया, वहां भी दत्त साहब से कुछ बहस हुई। उन्होंने कहा यार वो मेरा दोस्त है। करण जौहर पे भी यही बहस हुई ना, यार वो ये यश का बेटा है, यश मेरा दोस्त है, वो नहीं जाएगा तो बुरा मान जाएगा, हम घर का फैमिली का लड़का है। तो अवार्ड वेंट टू करण जौहर, नॉट टू नागेश कुकनूर। तो ये मैं उदाहरण के लिए दे रहा हूँ बैक स्टोरीज की, बैक अवार्ड्स के पीछे होता क्या है। बाकायदा लॉबिंग होती है, बाकायदा सौदेबाजी होती है, और बाकायदा जो भी, इसीलिए किसी भी अवार्ड को, यहाँ तक कि जो नेशनल अवार्ड है वहां भी लॉबिंग होती है। एक जमाना था, दौर था कि अधिकतर जो आईएएस ऑफिसर थे जो सरकार में काम करते थे वो सब दक्षिण भारत के थे। दे वर मोस्टली साउथ इंडियंस फ्रॉम साउथ, जो आईएएस वगैरह ऑफिसर होते हैं सेक्रेटरी लेवल के हर मंत्रालय में, एंड उनका 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 हुआ होता था वजन। इसीलिए एक दौर था जब सारे नेशनल अवार्ड, अधिकतर नेशनल अवार्ड साउथ को जाया करते थे, हिंदी को तो मिलता भी नहीं था। हिंदी फिल्मों को नेशनल अवार्ड बहुत कम मिला करते थे उस दौर में, क्योंकि जो सरकार के जो डिपार्टमेंट थे, जो आईएएस ऑफिसर्स थे, वो सब मोस्टली साउथ इंडियन थे। ये सारे अवार्ड जो हैं, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हाँ मुझे मिले हैं, फिल्म पर भी मिला है, स्क्रीन अवार्ड भी मिला है, नेशनल अवार्ड मिला है, आईफा मिला है, मुझे अवार्ड से एलर्जी है क्योंकि जी वो ईमानदार नहीं है, पूरी तरह ट्रांसपेरेंट नहीं है। मैं कुछ जी जी एग्जांपल जी कमलेश जी, आपको मैं रोक रहा हूँ बीच में, हमारे साथ विनय शुक्ला जी जुड़ गए हैं। विनय जी, आप चूंकि फिल्म पुरस्कारों की बात कर रहे थे, और विनय जी स्वयं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित फिल्मकार हैं, उनकी फिल्म गॉड मदर को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। तो मैं विनय जी की ओपिनियन लेता हूँ। जो अभी विनय जी, आपके आने से पहले कमलेश जी बता रहे थे अपने अनुभवों के आधार पर, वो स्वयं जूरी के मेंबर है, उन्होंने कहा कि जो फिल्म पुरस्कार होते हैं इनमें किस तरह से पर्दे के पीछे जोड़ तोड़, खेमेबंदी और ये सब का खेल चलता है। ये, और जो कि आज हम बातचीत जो कर रहे हैं वो बातचीत का संदर्भ ही यही है कि क्यों फिल्म पुरस्कारों को लेकर के इतने विवाद बढ़ते जा रहे हैं, क्यों ये विवादों में घिरे हैं, और क्यों इतनी राजनीतिक खेमेबंदी हो रही है। तो आपका क्या तजुर्बा रहा है, क्योंकि आप तो स्वयं एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित फिल्मकार हैं। सभी दोस्तों को नमस्कार। अच्छा,
ये एक बात बताऊं मैं कि जो कमलेश जी ने कहा है वो एक हद तक सही है, लेकिन इसको ये कहना कि ये पूरा सच है, वो ज़रा सी बात जो है ज़्यादती हो जाएगी। इसलिए क्योंकि मैं नेशनल फ़िल्म अवार्ड्स की जूरी में भी रहा हूँ, और एक ज़माने में पॉपुलर अवार्ड्स जो होते थे, उस ज़माने में तो सिर्फ एक्चुअली फ़िल्म फेयर ही हुआ करता था, और फिर बाद में स्क्रीन भी होने लगा। तो इन दो का तो मुझे भी अनुभव है। और उसमें अब जब मैं नेशनल अवार्ड्स की जूरी में था, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि रोहिणी हट्टंगडी चेयरपर्सन थी उस साल। किसी का भी अगर आया भी होगा तो उन्होंने ये बात कभी जो है पैनल के समक्ष नहीं रखी, अगर आया भी होगा तो। मेरे पास जो है मेरे कुछ दोस्त जो कंटेंट भी कर रहे थे, और जो है जिनको मालूम था कि ज़ाहिर है कि उनको मालूम था कि मैं जो है जूरी में हूँ, और उन्होंने भी एक भी बार मुझसे ये नहीं कहा कि भैया उसको जो है ज़रा देख लेना, कुछ भी नहीं। और जबकि हुआ ये था कि उस साल जो है मेरे साथ जो दोस्त लोग थे, मेरे कलीग्स थे, तो उनमें भी किसी ने, एंड वी ट्राइड टू बी फेयर, देखिए ऑब्जेक्टिवली तो 100% ऑब्जेक्टिव तो हुआ नहीं सकता, होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि आप जो है शेक्सपियर और तुलसीदास को कंपेयर करो, अरे भाई दोनों अपनी अपनी जगह मौजूद हैं, है ना? तो कई बार जो है बेस्ट जो है आपके सामने वो भी आते हैं, और ये भी होता है कि जो है कुछ ऐसे होते हैं कि आपको हैरत होती है कि अवार्ड्स में आए क्यों, इनको सेलेक्ट कैसे किया गया इन द फर्स्ट प्लेस। तो ये लेकिन एक हद तक जो कमलेश ने बताया वो बिल्कुल सच है कि उनके साथ तो खैर उनका अपना तजुर्बा भी है, और ये बात जो है सुनने में आती है, और आती है ऐसे सोर्सेस से कि जो झूठ नहीं हो सकते, कि ऐसे ऐसे लॉबिंग हुई है। और मुझे भी मालूम है नेशनल अवार्ड्स में भी लॉबिंग हुई है, और तो ये दोनों वो है। अवार्ड्स का फंक्शन जो है वो अवार्ड्स का देने का मेरे ख्याल से जब शुरू हुआ होगा, तो उसका एक ही कारण हो सकता है जो मेरी समझ में आता है, जो लेजिटिमेट भी है और जो होना भी चाहिए, और वो ये कि आप मेरिट को अवार्ड करते हो। मेरिट को जब अवार्ड करते हो और आप देखते हो कि यार ये काम इतना अच्छा हुआ है, तो आपके पीयर्स जो हैं वो उससे इंस्पायर हो सकें। ये एक कंस्ट्रक्टिव जो है एक उसको देखा जाए अप्रोच होती होनी चाहिए, जो ज़रूरी नहीं है कि होती हो। आज क्या है कि ये अवार्ड्स मिलना जो है एक वो ईगो का वो बन गया है कि साहब उसको, मतलब ये हमने सुना ही है, पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है। और लेकिन अगर आप फिल्म फेयर अवार्ड्स की वो हिस्ट्री देखें तो आपको पता पड़ जाएगा कि जिस साल नौशाद को अवार्ड मिलना चाहिए था उस साल शंकर जयकिशन को मिल गया, या जिस साल जो है दिलीप कुमार को अवार्ड मिलना चाहिए था उस साल राज कपूर को मिल गया। तो और या जिस साल मधुबाला को मिलना चाहिए था उस साल बीना रॉय को मिल गया। तो आपको हैरत होगी कि शायद मेरे ख्याल से मुगले आजम को सिर्फ एक अवार्ड मिला था, प्रोबेबली द फाइनेस्ट इन, एम आई राइट कमलेश? यस यस एब्सोल्युटली। हाँ, तो अब आप, था। हाँ, तो अब आप सोच सकते हैं उस साल शायद रामानंद सागर को भी अवार्ड्स मिले थे, दो, मतलब घूंघट को मिला था कुछ। तो अब आप सोच सकते हैं कि मतलब क्या ये लॉजिक रही होगी इस अवार्ड की, और क्यों दिया गया और किस बेसिस पे दिया गया, कौन लोग थे उस टाइम पे। तो पॉपुलर अवार्ड थे, वोटों पे होता था। तो सुना ये जाता है कि इससे वो फिल्म फेयर का जिस दिन वो आना होता था फॉर्म, तो वो ये बड़ी बड़ी हस्तियां जो है उनको खरीद लेती थी सारी कॉपियां और भर के भेज देती जो थी। मैंने फिक्र किया। अच्छा, ओके, अब सिंस आई वाजंट देयर, तो मैं, कोई बात नहीं, दूसरी बार सुन लें तो रीइंस्टेट हो जाएगा जो लोग सुन रहे होंगे व्यूअर्स। अरे विनय जी, जस्ट फॉर योर एजेंट आते थे 30,000 40,000 कॉपीज लेके फिल्म फेयर की कि हाँ, भैया आप इस पे अपना नाम एड्रेस लिख दें, साइन कर दें और ये फलां को टिक कर दें, अवार्ड उनको जाना है। ऐसे अवार्ड
शंकर जयकिशन ने अधिकतर अवार्ड ऐसे जीते, ऐसा नहीं कि वो काबिल नहीं थे, पर उनके मुकाबले जो थी, जो फिल्में थी वो ज़्यादा बेहतर फिल्में थी म्यूजिकली, अदरवाइज चाहे लिरिक हो चाहे म्यूजिक हो, वो मच बेटर फिल्में थी, मगर अवार्ड गया उनको। बाद में एलपी ने भी वही काम शुरू कर दिया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, तो पॉपुलर दोनों को अवार्ड मिलता रहा बस म्यूजिक का, और किसी को नहीं। होता ये है कि अवार्ड्स की जो है वो गरिमा को ये इन लोगों ने गिराया जिन्हें के अवार्ड पाने की हवस थी, और वो रिलेट होता डायरेक्टली ईगो से और कुछ नहीं होता। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि अगर आपने फिल्म फेयर अवार्ड जीत लिया तो आपकी अगर फी मान लीजिए कि 10 लाख है तो 15 लाख हो जाएगी, जो एकेडमी अवार्ड विनर का हो जाता है। यहाँ नहीं होता, लेकिन सिवाय इसकी बिल्कुल नहीं। तो ये जो है एक पैसा भी ज्यादा नहीं मिलता, हो सकता है कम हो जाए। तो ये जो है इसके लिए एक तो मैं यहाँ पे, हालांकि अपनी वेस्टेड इंटरेस्ट की बात है कि कम से कम राइटर्स के लिए तो हमने ये सोचा कि भैया स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन को अवार्ड दे दिया। मैं ये अवार्ड्स इसलिए शुरू किए जाएं क्योंकि राइटिंग हमारे यहाँ पे, देखिए एक मैं बात बताता हूँ अमिताभ जी, सभी जानते हैं इस बात को, तो राइटिंग को इतना कम जो है उसकी इम्पोर्टेंस आंकी जाती है फीचर फिल्मों में। अब ये ओटीटी वगैरह प्लेटफॉर्म्स में जो वेब सीरीज बन रहे हैं वहाँ पे दूसरी बात है, लेकिन यहाँ पे तो मेन स्ट्रीम फिल्मों में मैं समझ सकता हूँ कि अगर जैसे कि मान लीजिए रोहित शेट्टी की फिल्म है या मनमोहन देसाई की फिल्म है, तो राइटर का रोल जो है वो सेकेंडरी होगा। लेकिन जो स्टोरी टेलिंग की फिल्में होती हैं जहाँ कंटेंट जो है प्राइमरी हो जाता है, चाहे वो ऋषिदा की हों या कुछ और लोगों की, या बासु चटर्जी ने भी जो कुछ कई फिल्में बनाई, तो इन लोगों की अगर आप फिल्में देखें तो यहाँ पर राइटर की ज्यादा अहमियत है। या आप मेन स्ट्रीम में भी कुछ फिल्में ऐसी बनी हैं अमिताभ जी कि जिनको अगर आप देखें कि उनमें राइटर का कमाल ज्यादा है बनिस्बत डायरेक्टर के, लेकिन हमारे यहाँ इस बात की सिग्निफिकेंस को समझा ही नहीं जाता। एक कमलेश जी का एक बड़ा अच्छा वो है जहाँ पे वो कहते हैं कि मतलब बिफोर द प्रोजेक्ट स्टार्ट इट्स द ब्लैंक पेपर, इट इज द राइटर हु फील्स इट अप। तो ये जो है इट इज द राइटर हु एक्चुअली मतलब जो नींव डालता है प्रोजेक्ट की, जो उसको खड़ी करता है, जहाँ पे इमारत बनती है, वो राइटर है। और इस बात को हमारे यहाँ लोग समझकर भी नहीं समझना चाहते क्योंकि राइटर बिकता नहीं। और ये तभी हो सकता है कि जब राइटर बिकना शुरू करते हैं और हमारी फिल्मों की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। मैं आपको एक बात बताऊं, जिस दिन हमारे प्रोड्यूसर्स इस बात को समझ जाएंगे कि राइटर्स की क्या अहमियत है, उस दिन से हमारे यहाँ फिल्में बेहतर बनना शुरू हो जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया विनय जी, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है। अविनाश जी मैं आपके पास आता हूँ। आप पत्रकारिता से फिल्मों की दुनिया में आए हैं और आपका एक अलग तरह का व्यू पॉइंट है सिनेमा को लेकर के भी। ये जो फिल्म पुरस्कारों पर आज हम बात कर रहे हैं, तो आपका जो जो अभी कमलेश जी ने और विनय जी ने बात कही कि एक लॉबिंग है और उसके चलते जो सबसे ज्यादा नुकसान में है वो राइटर है, और इसलिए राइटर को जो जिस दिन अहमियत मिलना शुरू हो जाएगी तो शायद सिनेमा जो है, हमारा सिनेमा जो है, उसकी क्रेडिबिलिटी और दर्शकों में उसकी जो कहना चाहिए विश्वसनीयता और लोकप्रियता है, उसमें उसकी साख जो है बढ़ेगी। आप फिल्म पुरस्कारों की जो राजनीति है या जो उसका विवाद है, उसके बारे में आपका क्या नजरिया है, जो अभी तक का आपका अनुभव रहा है? अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए अविनाश, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ सर देखिए, मैं कमलेश जी और विनय जी दोनों की बातों से सहमत हूँ, और इस सहमति के बाद कोई नई बात क्या ही मतलब कही जा सकती है। फिर भी मुझे लगता है कि पुरस्कार जो है किसी एक को या किसी एक बेहतर को चुनने का जो एक तरीका है, वो जब भी किसी एक को चुना जाएगा तो वो बाकियों में एक असंतोष, एक अलग तरह की बातें शुरू होंगी। और बहुत कुछ निर्भर करता है कि जो सर्वश्रेष्ठ है उसको चुनता कौन है ना। पात्र को चुनने वाले पात्र हैं क्या, तो कई बार दूरी पर भी बात हो जाती है। मेरा जो अपना अनुभव है, क्योंकि मैं लिटरेरी बैकग्राउंड से भी आया हूँ
आपने बताया पत्रकारिता से भी आया हूँ, तो बहुत सारे पुरस्कार मुझ तक आते आते दूर हो गए, है ना, क्योंकि इस की ये वजह भी रही होगी कि मैं थोड़ा सा मतलब उस रूप में अपने को कहीं जाहिर नहीं करता रहा हूँ कि भाई मुझको चुनो, है ना। तो जिस साल 2017 में मेरी फिल्म आई थी अनारकली ऑफ आरा, उस साल जो राष्ट्रीय पुरस्कार की जूरी थी उसमें तमाम मेरे दोस्त थे, और वो ऐसे दोस्त थे जिनका सिनेमा से कोई लेना देना नहीं था। वो दिल्ली के दोस्त थे और पटना के दोस्त थे, सारे मतलब दोस्त थे। तो जूरी बाद में ही मुझे पता चला कि जूरी में ये बात हुई कि भाई इस साल अविनाश की भी फिल्म है, तो क्या कहते हैं। तो उसी में से मेरे ही किसी दोस्त ने कहा कि यार लेकिन वो मतलब वामपंथी टाइप आदमी है ना, और स्वरा उसकी फिल्म में है, तो उसको देंगे तो बहुत फिर हल्ला होगा, तो इसलिए उसको किनारे कर दिया जाए। तो जब इस तरह की बातें छनकर हमारे जैसे नवागंतुकों तक आती है ना, तो एक ख्याल ये बनता है कि पुरस्कार जो लेना है देना है वो एक अलग किस्म की राजनीति, एक अलग किस्म का मनोरंजन है ना, उसका गंभीरता से कोई सीधा लेना देना नहीं है। दूसरी बात, अभी धनंजय जी ने मुझे एक जूरी में रखा, जो स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन जो अवार्ड देने वाले हैं उसमें, तो मतलब मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि पहली बार इतनी पारदर्शिता और जज करने को लेकर के मतलब इतनी स्वतंत्रता और समझे कि इतना विवेक आपके सामने वो मतलब उन्होंने रखा कि हमारी लगातार बातें हुई, बहसें हुई, और फिर हम एक किसी मसले तक पहुंचे कि भैया ये होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह की चीजें होती रही होंगी पुरस्कारों में, तो मतलब राजनीति का मसला सामने कभी नहीं आएगा। लेकिन चूंकि नहीं होती रही, जैसे कमलेश जी ने बताया स्क्रीन अवार्ड्स के बारे में, जैसे विनय जी ने बहुत सारी बातें बताई, उन तमाम चीजों को देखकर लगता है कि यार मतलब अब वो दौर नहीं है कि पुरस्कार दिया जाना चाहिए, तमाम पुरस्कारों को बंद कर दिया जाना चाहिए कुछ दिनों तक के लिए। तब उसकी मतलब जो है तभी मुझको लगता है कि सर्वश्रेष्ठ का चयन तभी हो पाएगा, है ना। ये जो हर साल एक भागा दौड़ी मचती है, किसको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, और विनय जी ने अच्छा बताया कि मार्केट पे उसका कोई असर नहीं होता जैसा कि एकेडमी अवार्ड से होता है। तो अब जैसे आमिर खान है ना, आमिर खान ने देखा कि कई सालों तक उनको इग्नोर किया जाता रहा, तो बाद में उन्होंने अवार्ड्स को इग्नोर करने शुरू कर दिए थे। तो जो अच्छे विवेक संपन्न और सुंदर किस्म के लोग हैं सिनेमा साहित्य और पत्रकारिता से जुड़े हुए, उनको थोड़े दिनों तक बहिष्कार की राजनीति भी करनी चाहिए, है ना, कि भैया तुम कितना भी अवार्ड दोगे हम लेंगे ही नहीं। तो यही मेरा अपना मतलब। अच्छा, ये आपने बहुत दिलचस्प बात कही है, बहिष्कार की राजनीति, और आप कह रहे हैं कि पुरस्कार बंद कर दिए जाने चाहिए। धनंजय जी, आपके पास आता हूँ। ये जो अविनाश का की प्रतिक्रिया थी कि साहब कोई अगर वामपंथी है और उसकी फिल्म में मतलब एक खास विचारधारा या एक तरह के लोग हैं, जैसे मान लीजिए उन्होंने स्वरा भास्कर का नाम दिया, और जो हो सकता है कि भाई जो अभी जो मौजूदा राजनीतिक सोच है, सत्ता है, उसके क्रिटिकल बातें करते हैं, तो ऐसे लोगों को दरकिनार कर दिया जाए राष्ट्रीय पुरस्कारों में या ऐसे सम्मानों में। क्या आपको लगता है कि जो पिछले 7-8 साल में जो एक खास तरह की राजनीति हमारे देश में चल रही है, क्या उसका कहीं ना कहीं अक्स आपको फिल्म पुरस्कारों या उससे जुड़े जितने भी सम्मान है, चाहे दादा साहब फाल्के हो, चाहे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हो, क्या उसमें कहीं ना कहीं आपको दिखता है उसका असर? देखिए, उसका असर तो दिखता ही है, और जैसा कि विनय जी ने, अविनाश जी ने और कमलेश जी ने कहा, वो सारी चीज़ें सत्य हैं, उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं कहूँ कि अविनाश जी ने जो अभी कहा कि सारे अवार्डों का बहिष्कार कर देना चाहिए, मैं इससे भी सहमत हूँ कि निराशा बड़ी गहरी है, क्योंकि जिस तरह से हम सब देखते हैं, वो चाहे साहित्य का क्षेत्र हो या पत्रकारिता का क्षेत्र हो या सिनेमा का क्षेत्र हो या पद्मश्री तक देने का जो क्षेत्र हो, राष्ट्रीय पुरस्कार जिस तरह से मिलते हैं, तो विवाद तो है। और देखिए, संवाद
को रोका नहीं जाना चाहिए। अविनाश जी, मैं बोलूंगा संवाद न रोकें, विवाद तो चलता रहेगा। अब 5 लोगों को नॉमिनेट किया है, मान लिया कि अब इस बार समझिए हमारे पास 140 फिल्में थी, फिल्मों की केवल अगर बात करें तो 140 फिल्में थी, उसमें से 5 को नॉमिनेट किया श्रेष्ठ के तौर पे, और फिर उन 5 में से 1 को ही विनर बताएंगे। तो कई बार मामला बहुत नजदीक का होता है, जहां तुलना करना बड़ा आसान नहीं होता है कि ये अच्छा है कि ये अच्छा है ना। तो वो संवाद है तो विवाद तो होगा, विवाद से परहेज नहीं होगा, लेकिन सवाल उठता है कि जो अवार्ड देने जा रहे हैं उनकी नीयत क्या है, वो अवार्ड क्यों दे रहे हैं। तो अनुभव हमारा ये है, जो मैं पिछले 30-35 सालों से सिनेमा को देख रहा हूँ, अब तो मैं सिनेमा में जुड़ा हुआ भी हूँ, कि अवार्ड देने को जो है, अवार्ड एक शो के तौर पे आ गया, वो तमाशा बन गया है ना। अवार्ड जबकि गरिमा का सवाल है, किसी को जब हम सम्मानित करते हैं तो हम केवल उस व्यक्ति को सम्मानित नहीं करते हैं, उस विधा को सम्मानित करते हैं और उस समाज को सम्मानित करते हैं, जिस समाज में वो विधा या वो लिखने वाला या पढ़ने वाला व्यक्ति या जो भी व्यक्ति है जिसको सम्मान दे रहे हैं वो है। लेकिन पिछले लंबे समय से मैं देखूं, और खासकर हाल के वर्षों में ज्यादा हुआ है, कि अवार्ड एक तमाशा बन गया है, और कई लोगों ने तो अवार्ड कमाने का जरिया बना दिया है, उसको बिजनेस बना लिया। समझिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, तो एक तो नेशनल अवार्ड के तौर पे है, भारत सरकार राष्ट्रपति देते हैं, और दूसरी तरफ कई लोग मोहल्ला लेवल पे कर दिया है, और इतना अवार्ड मिलता है कि कई बार आप फेसबुक पर देखते हैं कि हर कोई अपना अवार्ड लेकर के खड़ा है कि देखो ये मुझे अवार्ड अमेरिका से मिला है, तो ये जापान से मिला है, कोई सिंगापुर से मिला है, पता नहीं कहाँ से अवार्ड लेकर के आ जाते हैं। तो वो अलग है। लेकिन देखिए क्या है, हम लोगों ने जो अवार्ड शुरू किया है, इस जो चक्रव्यूह जो अवार्ड का है, अवार्ड को जो तमाशा बना दिया है, उससे दरकिनार करते हुए हमने सोचा, क्योंकि देखिए जैसा कि विनय जी ने कहा कि लेखन, जब तक आप लेखक को या लेखन को सम्मान नहीं देंगे तब तक अच्छी फिल्में नहीं बनेगी। और मैं कहूंगा कि हमारे जो है उसमें कमलेश जी भी हैं, उसमें विनय शुक्ला जी भी हैं, अंजुम रजब अली हैं, रॉबिन भट्ट हैं, अद्भुत तिवारी है, कई सारे लोग हैं जो गंभीर किस्म के सिनेमा के राइटर रहे, सफल राइटर रहे। उन लोगों ने राइटर एसोसिएशन को इस लेवल पे खड़ा किया, इनमें सबकी भूमिका है। और अभी हम आए हैं या अविनाश जी भी कल जुड़ेंगे या और भी लोग आएंगे तो उनकी भूमिका शायद उस तरह से होगी। लेकिन अंजुम रजवली जिस तरह से एक सेंटर बन करके, धुरी बन करके सारे कार्यक्रम को कर रहे हैं, उसमें नीयत बड़ी साफ है, और साफ नीयत ये है कि सही राइटर की पहचान की जाए और उनको सम्मान दिया जाए और सिनेमा में राइटिंग को पहचाना जाए। अब तक क्या होता रहा, अगर रॉबिन होते तो बड़ा अच्छा बोलते, वो रॉबिन अक्सर जिक्र करते हैं, कमलेश जी और विनय जी का भी अनुभव हो रहा है कि आमतौर पे जो शो होते हैं, चाहे फिल्म फेयर हो या स्क्रीन अवार्ड हो या और अवार्ड हो, तो स्टारों को तो बड़ी कीमत मिलती है, जो चेहरे पे चमकने वाले, जो पर्दे पर चमकने वाले लोग हैं। लेकिन राइटर को, एक गीतकार को जब अवार्ड देते हैं तो टेक्निकल में शामिल कर देते हैं, और उनको बोलने तो छोड़ दीजिए, उन पे मंच पे भी नहीं बुलाते हैं। कई बार तो उनको घर पहुंच के बोल देते हैं कि अवार्ड आपका हो गया, ले जाइए उठा करके। ऐसा भी अनुभव हुआ है। तो हम लोगों ने सोचा, राइटर एसोसिएशन ने सोचा कि एक ऐसा अवार्ड शुरू किया जाए जिसमें अवार्ड की गरिमा, बेसिकली अवार्ड है क्या, गरिमा को रेखांकित करना है। तो अवार्ड की गरिमा को भी रेखांकित करें, उसको अंडरलाइन करें, और अवार्ड का जो फलाफल है, हालांकि ठीक कहा विनय जी ने कि उसका आर्थिक तौर पे नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है विनय जी अगर लगातार हम लोग बढ़िया काम करेंगे तो आर्थिक तौर पे उसका असर दिखाई पड़ेगा। क्योंकि इस पे भी हम लोग लगे हुए हैं कि किस तरह से प्रोड्यूसर के साथ ये संवाद स्थापित किया जाए और प्रोड्यूसर से कहा जाए कि भाई देखिए, अगर अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए तो अच्छे लेखकों को समझना पड़ेगा, और अच्छी फिल्म बनाना है तो अच्छे स्क्रिप्ट आपको लेना पड़ेगा। ये हमारी कोशिश है, इसलिए इस अवार्ड समारोह में भी हम प्रोड्यूसर्स को भी बुला रहे हैं। तो ये जो अवार्ड समारोह हम लोग कर रहे हैं अमिताभ जी, हालांकि हम तो पिछले 2 साल से कर रहे हैं, लेकिन चूंकि कोरोना का समय था और ऑनलाइन होता रहा, इस बार पहली बार ऑफलाइन हो रहा है। यहाँ पे जो बांद्रा में जो सेंट एंड्रयूज कॉलेज ऑडिटोरियम है, वहाँ हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और जैसा कि अविनाश जी ने आपको बताया कि हम लोगों ने एकदम नीयत साफ रखी कि किसी को फेवर नहीं करना। जो भी हम, अच्छा जूरी चुनते भी हम बड़ा ख्याल रखते हैं कि ऐसे जूरी में लोग हों जो इस विधा को जानते हो। जैसा कि अविनाश जी ने भी कहा कि वो नेशनल अवार्ड में ऐसे लोग हैं जिनका सिनेमा से बहुत सारे लोग संबंध नहीं है। तो हमने ये रखा कि राइटर ही राइटर को अवार्ड दे, क्योंकि राइटर जो है राइटिंग को बेहतर तरीके से समझ सकता है। क्योंकि राइटिंग सिर्फ ये नहीं है कि कलम उठाई और आपने कुछ लिख दिया। इस सिनेमा की राइटिंग में क्राफ्ट है, शिल्प है, और जब तक उसको आप नहीं समझेंगे तब तक आप लेखन नहीं कर सकते। क्योंकि ये केवल शब्दों का माध्यम तो है ना, दृश्य ऑडियो विजुअल मीडियम भी है। फिर जो है समाज में एक लेखक की जिम्मेदारी है
वो सारा निर्वहन करना है। लेकिन दूसरी तरफ पॉपुलर सिनेमा जिसको आप कहते हैं, कमर्शियल भाव कहते हैं कि व्यावसायिकता है, तो उसकी बहुत पैसा लगता है। ऐसा है तो है कि कोई कागज पे उपन्यास लिख रहा है, न्यूनतम खर्चे में एक प्रकाशक को दे दीजिए 150 हजार रुपए या 10,000, 20,000, 50,000 रुपया छप जाए। यहाँ तो करोड़ों रुपए का सवाल आता है। तो कमर्शियल भाव भी जरूरी है, लेकिन इसमें भी व्यावसायिकता के बीच जो है किस तरह से लेखन के दायित्व का निर्वहन किया जाए और किस तरह से उस लेखक को सम्मानित किया जाए, पहचाना जाए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट था हमारे राइटर एसोसिएशन के सामने। और राइटर एसोसिएशन की कोशिश ये है अमिताभ जी कि किस तरह से अवार्ड की, खास करके सिनेमा में अवार्ड जो दिया जाता है, उसी गरिमा को पुनर्स्थापित किया जाए। और हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि ये जो हमारा जो राइटर एसोसिएशन जो अवार्ड समारोह कर रहा है, ये कल को सिनेमा से जुड़े दूसरे अवार्ड के लिए नजीर बनेगा, उदाहरण बनेगा। और इसलिए हम जो है, हम लास्ट आपको कहना चाहेंगे कि अवार्ड देते समय आपकी नीयत बहुत जरूरी है, कि आपकी नीयत इसको तमाशा बनाना है या नीयत अवार्ड की गरिमा को स्थापित करना है। तो राइटर एसोसिएशन जो अवार्ड समारोह शुरू कर रहा है, जो दिया है, वो अवार्ड की गरिमा को स्थापित करने के लिए कर रहा है। जी अमिताभ जी, बहुत शुक्रिया। कमलेश जी, आपके पास आता हूँ। ये जो बात अभी जहाँ धनंजय ने खत्म की कि राइटर्स एसोसिएशन का मकसद तो चलिए एक आप ऐसे पुरस्कार स्थापित करना चाहते हैं जहां अवार्ड्स की गरिमा की स्थापना हो। आपके पास तो अनुभव, ऐसी घटनाओं के ऐसे अनुभवों का एकदम जखीरा है। आपने कुछ किस्से बताए भी, और बहुत सारे किस्से हम लोग खुद भी पढ़ते रहते हैं। पत्रकार होने के नाते हम लोग को भी जानकारियां मिलती रहती हैं कि कैसे कहाँ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के लिए क्या हो रहा है या फिल्म फेयर पुरस्कारों में कब क्या हुआ। मुझे ऐसे बहुत सारे किस्से याद आ रहे हैं। मैंने अखबार में पढ़ा था कि एक स्क्रीन अवार्ड है या शायद ऐसा कोई अवार्ड था जिसमें एक बहुत बड़ी अभिनेत्री, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, उनको पुरस्कार नहीं दिया गया। उनको परफॉर्म करना था स्टेज पर आके, उन्होंने एंड टाइम पर मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं करूंगा। उन्होंने रोना शुरू कर दिया पर्दे के पीछे। तो जब रोना शुरू कर दिया गया तो उनको किसी न किसी कैटेगरी में उनको एडजस्ट किया गया और उसके बाद फिर उन्होंने परफॉर्म किया और शायद उन्होंने उसके एवज में कुछ पैसे वैसे भी लिए ज्यादा, जो कुछ उनको लेना था। इस तरह की घटनाएं होती रहती है। मैं एक ये जो अभी फिल्म पुरस्कार मिले, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार या जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार होते हैं, उनको लेकर के भी आजकल जो है वो तमाम तरह की बातें उठने लगी। जैसे अभी आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला तो तमाम लोगों ने कहा कि भाई आशा पारेख को दिया गया, इसमें कोई उनको ऐसी बात नहीं है, ठीक है वो डिजर्विंग है उम्र के लिहाज से भी, अनुभव के लिहाज से भी, और जो उनका योगदान है उसके लिहाज से भी। लेकिन उनसे भी सीनियर लोग यहाँ मौजूद हैं। अभी वहीदा रहमान जी यहाँ हैं जिनको आपने कंसीडर नहीं किया। तो इस तरह की बातें आती हैं। आप जो है ये जो चीजें देखते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे कि क्या ये जो सरकार है या ये जो प्रशासन है, जैसा आपने कहा, मतलब मुझे तो लगता है कि सिनेमा को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंदर होना ही क्यों चाहिए। ना तो सिनेमा इंफॉर्मेशन है, ना ब्रॉडकास्टिंग है, तो फिर ये INB मिनिस्ट्री के अंदर में क्यों हो। देखिए, दो जो सबसे बड़ी हुई हैं दुर्घटनाएं अवार्ड्स के मामले में, दुनिया में कहीं भी कोई फिल्म पत्रिका जो है अवार्ड नहीं देती, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है। वो फिल्म पत्रिका डिपेंड करती है फिल्म स्टारों पे, फिल्म मेकर्स पे, फिल्मों पे। उसका सारा धंधा फिल्मों से है। तो वो अगर अवार्ड देने लगेगी तो जाहिर है कि भाई ईमानदार रहना बड़ा मुश्किल है। फिल्म फेयर ऐसी पत्रिका है, अकेली पत्रिका है पूरी दुनिया में जो फिल्मों के अवार्ड देती है और फिल्मों के ऊपर डिपेंड करती है अपने बिजनेस के लिए। तो जाहिर है द बिजनेस कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम द अवार्ड। सारे अवार्ड जो हैं वो धंधा है, और चूंकि शुरुआत में ही ये एक धंधा बन गया और बाद में जब से सैटेलाइट आया तो उनको वो जो अवार्ड शो है उनको एक और अधिक पैसे कमाने का मिल गया साधन कि भाई अवार्ड फंक्शन का जो पूरा वीडियो है वो सैटेलाइट पे जाएगा, लोग देखेंगे, उससे भी पैसे कमाना है। उसकी देखा देखी हिंदुस्तान में बहुत सारे अवार्ड शुरू हो गए जी। ऑलमोस्ट एनीबडी एंड एवरीबडी, हर गली गली में शुरू हो गए फिल्म अवार्ड। और मुझे मालूम है अक्सर मुझे आते थे निमंत्रण, सर आपको दे रहे हैं आप आइए। मैंने कहा मैं क्यों आऊँ, मुझे किस लिए दे रहे हैं, मैंने इस साल तो कोई काम भी नहीं किया है, मेरी कोई फिल्म आई भी नहीं है, आप किस लिए दे रहे हैं अवार्ड। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये कि सरकारें भी, मुझे जहाँ तक मुझे पता है कि दुनिया में कोई भी देश जो है वो सरकार कोई अवार्ड नहीं देती।
ऑस्कर है वो बाकायदा एक एकेडमी है वो अवार्ड देती है, या बाकी जो 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 बाकी जो फिल्म फेस्टिवल्स हैं अलग अलग देशों में, इटली में है, जर्मनी में है, फ्रांस में है, वो अवार्ड देते हैं जो फिल्म फेस्टिवल्स हैं। सरकारें कहीं अवार्ड नहीं देती। तो अवार्ड देना सरकार का काम नहीं है। सरकार के पास वो योग्यता ही नहीं है जो अवार्ड चुने कि भाई कौन सही है। ठीक है, आप नाम के लिए कुछ लोगों को बिठा लेते हैं, कुछ कुछ जो फिल्मों के पत्रकार हैं या कुछ फिल्मों के लोग हैं, टेक्नीशियन, उनको बिठा लेते हैं, वो चुनते हैं कि वे फलां। मगर सरकार का ये काम है नहीं। सरकार का काम सरकार चलाना है, फिल्म अवार्ड देना सरकार का काम नहीं है। तो ये जो मैंने कहा ना, दो बड़ी दुर्घटनाएं हुई, जो एक फिल्म फेयर और दूसरा सरकारी अवार्ड। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू द पीपल हु रिसीव द अवार्ड्स, मेरे कई मित्र खुद भी इनको भी अवार्ड मिला, विनय जी को, राकेश ओम प्रकाश मेहरा को, बहुत लोगों को मिला अवार्ड। तो ठीक है, वो उसके योग्य थे, उनके काबिल थे। मगर फिर भी मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ मानने को कि सरकार का काम है अवार्ड देना। कमलेश जी ने बहुत बड़ी बात कह दी अमिताभ सर। तो हाँ, तो इस पर अलग से बहस करने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है, एक प्रोग्राम। बेशक। जी जी। तो उसके अलावे ये जो, जैसे ये फिल्म फेयर में कुछ उदाहरण दूं उनकी बेईमानी का, फिल्म फेयर की बेईमानी का उदाहरण दूं। 1972 में एक फिल्म आई थी बेईमान। हाँ जी बिल्कुल। और उसमें अवार्ड में इतनी बेईमानी हुई थी, मैं कुछ उदाहरण नाम देता हूं। बेईमान को फॉर द बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला फिल्म फेयर, अगेंस्ट हु? अमर प्रेम और अमर प्रेम और अनुभव जी। फॉर द बेस्ट फिल्म। संजीव कुमार गॉट अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर फॉर अर्जुन पंडित अगेंस्ट राजेश खन्ना फॉर अमर प्रेम एंड दुश्मन। दोनों कमाल की फिल्में थी, उनकी अच्छी फिल्म, अभिनय के लिहाज से उनकी अच्छी फिल्म मानते हैं वो राजेश खन्ना की, आनंद के बाद। ये दो फिल्में बहुत अद्भुत थी, एक अमर प्रेम और दूसरा दुश्मन। मगर नहीं, संजीव कुमार को मिला। संगीत के लिए बेईमान को मिला अगेंस्ट आर.डी. बर्मन फॉर प्रेम, अगेंस्ट पाकीजा एंड अगेंस्ट पाकीजा। 3 फिल्में, शोर जिसका संगीत आज तक लोग भूले नहीं है, पाकीजा, अनफॉरगेटेबल एंड अमर प्रेम। इन 3 फिल्मों के मुकाबले बेईमान को मिला। और आज किसी को याद है बेईमान का एक भी गाना? आज अगर पूछें किसी को भी याद है दुनिया में, हिंदुस्तान में, बेईमान का एक भी गाना याद है? मगर मिला उसको संगीत का अवार्ड। इसके बाद फॉर द बेस्ट डायरेक्टर फिल्म फेयर मिला किसको? सोहन लाल कन्वर अगेंस्ट कमाल अमरोही फॉर पाकीजा, मनोज शोर एंड बासु भट्टाचार्य फॉर अनुभव। इन 3 दिग्गजों के सामने सोहन लाल कन्वर को अवार्ड मिला फॉर बेस्ट डायरेक्टर। ऐसे ही अमन अनबिलीवेबल है कि बेस्ट फिल्म फेयर शंकर जयकिशन को मिला, सूरज को, अगेंस्ट एस.डी. बर्मन फॉर गाइड। कैन यू इमेजिन? एस.डी. बर्मन को गाइड के लिए नहीं मिला, शंकर जयकिशन को सूरज के लिए मिला। किसी को एक भी गाना याद है सूरज का आज की तारीख में? और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। मैं जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मगर इसमें कुछ अच्छी बातें हुई कि जैसे बेईमान के समय एक्टर प्राण को प्राण साहब ने मना कर, विरोध जताया था जी, कर दिया था जी। आहिर साहब ने, जब साहिर की फिल्म आई थी ताजमहल, उनका जो गाना था, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, उसको फिल्म फेयर अवार्ड मिला अगेंस्ट शैलेंद्र का गाना बंदनी में, मतरो माता लाल मेरे बहू। जी जी। जावे एंड साहिर साहब रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द अवार्ड। बिल्कुल नहीं, बोला कि हमारी पूरी इंडस्ट्री में कोई लिरिसिस्ट है तो शैलेंद्र है, हम लोग तो सिर्फ शायर हैं। ये ऊंचाई थी। क्या बात है सर, कितनी बड़ी बात थी कि अगर कोई लिरिसिस्ट है तो शैलेंद्र है, हम लोग सिर्फ शायर हैं। तो ऐसे भी उदाहरण हुए कि लोगों ने ईमानदारी से अवार्ड रिफ्यूज किए हैं। और बहुत से एग्जाम्पल, तो मतलब वो तीसरी कसम का जो गीत था, उस शैलेंद्र की तीसरी कसम को, उसके अगेंस्ट हसरत जयपुरी को
बहारों फूल बरसाओ के लिए अवार्ड मिला, सूरज के लिए। इमेजिन आज कितने लोगों को याद है गाने उस फिल्म के, सूरज के। और मैंने कहा शंकर जयकिशन बाकायदा 30-40,000 कॉपीज खरीदते थे फिल्म फेयर की। बाकी उसके बाद और लोगों ने भी वही धंधा शुरू किया, और भी जो संगीतकार थे, कि भाई वो एजेंट लगा के भेज दिए लोगों के बीच कि भाई ये टिक मार करो, अपना नाम एड्रेस डाल दो। एड्रेस भी अक्सर फेक होते थे। भाई कितने सही, आप कैसे इतने एड्रेस लेके आएंगे लोगों के 30-40,000। पर उन्हीं की बेसिस पे अवार्ड का फैसला होता था। दे वर पॉपुलर अवार्ड्स, दे वर गोइंग बाय वोट्स, डेमोक्रेसी है। पर इतनी अनफेयर डेमोक्रेसी तो मैंने आज तक नहीं देखी जो फिल्म फेयर के अवार्ड्स में हुई है आज तक। अनफेयर जी डेमोक्रेसी। तो जी। का नाम बदल के फिल्म फेयर की जगह फिल्म अनफेयर कर देना चाहिए, अगर थोड़ी भी ईमानदारी। बहुत शुक्रिया कमलेश जी। जी जी। विनय जी, जो बात कमलेश जी ने कही है, मैं उसमें आपसे ये जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की जो बात होती है, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में एक अब हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ज्यादा डोमिनेट करने लगी है। यानी आपका जो पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है, या जो आपकी पॉलिटिकल कहना चाहिए प्रॉक्सिमिटी है, या जो लॉबिंग है, या जो आपका राजनीतिक विचारधारा के साथ में जुड़ाव है, वो कहीं ना कहीं जुड़ाव लगाव जो भी है, वो कहीं ना कहीं जो है वो रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी फिल्म जो है वो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में आगे आएगी, आपको पुरस्कार मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम जिस तरह से अभी देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में, पॉपुलर हिंदी सिनेमा जो है, जिसको हम बॉलीवुड कहते हैं पॉपुलर टर्मिनोलॉजी में, तो वहां का जो है वो एक तरीके से बोलबाला दबदबा जो है बढ़ा है। और पहले की जैसे, हालांकि कमलेश जी कह रहे थे कि साहब पहले जो ब्यूरोक्रेट्स होते थे वो सब साउथ के होते थे, इसलिए साउथ वालों को ज्यादा मिलता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो जो है वो जो जिसको हम हिंदी का मसाला सिनेमा कहते हैं, उस मसाला सिनेमा का डोमिनेंस जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है। क्या आपको लगता है कि कहीं ये जो प्रवृत्ति है, इससे जो आपका एक खास तरह का एक अच्छा सिनेमा था, जो कला सिनेमा था, मैं उसको एकदम ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो कोई मणि कौल या कुमार शाहनी की बौद्धिक फिल्में हों, लेकिन जो एक कला सिनेमा था उसको कहीं ना कहीं कुछ झटका लगने की संभावना दिख रही है क्या आपको, या वो पीछे चला गया है? दो बातें कहना चाहूंगा मैं। एक तो पहली तो ये कि देखिए साउथ फिल्मों की जो उन्होंने कमलेश जी ने जो जिक्र किया, वो मैं थोड़ा सा ये उससे उनसे डिफर करता हूँ, और वो इसलिए कि वाकई अगर आप देखा जाए तो मलयालम में जो फिल्में बनी हैं, पर्टिकुलरली मलयालम में, जी वो फार सुपीरियर हैं जो हमारे यहाँ बनती हैं, और अभी भी वो हो रहा, अभी ऐसा भी नहीं, अभी भी हो रहा। तो मैं ये पूरी तरह से उनकी बात से सहमत नहीं हूँ, लेकिन और दूसरी बात जिस पर मैं कहूँगा कि हुआ ये है कि पहले भी जो है ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है आइडियोलॉजी का नहीं रहता था पूरी तरह से, लेकिन एक उसमें जो है व्यापक बात होती थी, वो नैरो और संकीर्ण विचारधारा की बात नहीं होती थी। अब अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ 8-10 सालों से हुआ ये है कि अब आप जो है ब्लेटेंट, और अब इस बार तो मतलब इतना ब्लेटेंट हो गया पिछले 3-4 साल से कि जो अविनाश जी ने बताई बात कि भाई स्वरा भास्कर क्योंकि जो है लेफ्टिस्ट इंक्लिनेशन की हैं, तो और वो इस फिल्म में काम कर रही हैं, तो इस फिल्म को तो कंसिडर ही मत करो। अच्छा, कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा कि जो लेफ्टिस्ट विचारधारा के हैं वो उन लोगों को जो है किस तरह से जो है और इस तरीके की वाइप आउट को, उस पर खैर ज्यादा वो नहीं देना चाहिए, लेकिन ये एक जो हुआ है कि भैया ये समझदारी की अगर बात है तो उसको जो है कुचल दो कैसे भी, ये एक बात जो है नई शुरू हो गई है। और अनफॉर्चुनेटली जो है इस वक्त तो उसका कोई चारा है नहीं। तो मैं अब कमलेश जी की बात को मैं जो है समर्थन करता हूँ कि सरकार का कोई बिजनेस नहीं है कि अवार्ड दिए जाएं, उनको जो है अब परे हट जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय पुरस्कार की गरिमा जो है, एक जमाने में आप ये देखिए कि सत्यजीत रे को अवार्ड मिला, या जो साउथ के रेड्डी थे उनको अवार्ड मिला, यहाँ की जो दिक्कत जिन्होंने वाकई, ऋषिकेश मुखर्जी को ही मान लीजिए, हमारे यहाँ पे हिंदी में ऋषिकेश मुखर्जी
जी को मिला, इन लोगों ने सिनेमा में कंट्रीब्यूट किया है। अब जिन लोगों को मिल रहा है, मेरी समझ में नहीं आता कि फ्रैंकली स्पीकिंग कि एक एक्टर कैसे कंट्रीब्यूट करता है सिनेमा के लिए। तो अवार्ड देना, और दादा साहब फाल्के का भी एक मजाक उड़ रहा है। इतने दादा फाल्के साहब अवार्ड हैं, मतलब नहीं, मगर अच्छा और इतना ज्यादा आप ये देखिए कि यहाँ पे एक हमारे यहाँ बम्बई में भी मेरे ख्याल से दादा फाल्के के कम से कम एक का तो मुझे मालूम है, वो उन्होंने धंधा बना रखा है। और उसका एक कमाल की बात बताऊं कि दादा फाल्के का अवार्ड वो जो बी ग्रेड और सी ग्रेड लोगों को मिलता है, और वो फिर दादा साहब फाल्के अवार्ड, तो 4 अवार्ड और मिलते हैं। अच्छा, तो आम लोगों को क्या मालूम होगा कि सही ये बात है। दादा वो अवार्ड नहीं है, और सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं किया। मतलब दिस शुड हैव बीन, जिसको बोलते हैं कि एक उसको कॉपीराइट, एक पेटेंट कर देना चाहिए था, कार्रवाई कि होनी ये चाहिए थी। मजाक हो रहा है। तो अभी तो सीधी सादी बात है कि भैया नेशनल अवार्ड जो है अब आप बंद कर दो। और ये अभी जैसे कि ये हालांकि मैं उतना ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करूंगा, क्योंकि ये आप जो है फिल्म स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन के प्रोपेगेंडा का नहीं है ये प्रोग्राम, लेकिन जैसे कि हमने जो मुहिम शुरू की है वो एक आइडियल एग्जाम्पल कि भैया अपने अपने उसमें दो, और हो सकता है कि एक दिन सारी जो है जैसे कि फिल्म फेडरेशन में ये जो है अलग अलग करके दें, और फिल्म फेडरेशन जो है अवार्ड करे जैसे एकेडमी का होता है, तो ये एक बात हो सकती है। वरना अभी तो, और ये बात उठी थी, लेकिन मैं उसको दोबारा जो है रिइटरेट करना चाहूँगा कि ये जब से टीवी आया है तब से ये अवार्ड्स फंक्शन नहीं है, ये रियलिटी शोज हैं फॉर द टीवी। बिल्कुल है नहीं, अवार्ड फंक्शन है ही नहीं। एब्सोल्युटली। इनको अवार्ड्स कौन कौन आएगा? अरे यार, इसको जैसे कि मुझे शबाना ने कहा था गॉड मदर के टाइम पे, मैं उनको नेशनल अवार्ड मिला था उस फिल्म में, तो मैंने कहा कि फिल्म फेयर का भी यू शुड गेट इट। तो बोली कि विनय तुम पागल हो, कुछ फिल्म फेयर पे तुमको लगता है कि शबाना आजमी की तस्वीर बिकेगी उस मैगजीन की? नहीं बिकेगी। वो मिलेगा उस टाइम पर काजल या जो भी चल रही थी, या ऐश्वर्या राय जो भी थी, whether they were deserving or not, I'm not casting I'm not making a comment on that। लेकिन ये कि आप, जैसा कि मैं तो बिल्कुल ये मानता हूं कि अवार्ड जब शुरू होंगे तो उसका मकसद सिर्फ एक रहा होगा कि मेरिट को अवार्ड दिया जाए जी। ये, और उसकी वो एग्जाम्पल बन जाए ताकि लोग फॉलो करें। मैं अभी जैसे कि मान लीजिए लिटरेचर में मैन बुकर प्राइज के जितने भी नॉवेल्स जो भी हर साल मिलता है, मैं उसको पढ़ता जरूर, क्योंकि और तो सबसे आसान तरीका है कि दुनिया में इस समय बेहतरीन लिटरेचर का कहाँ पे मिलेगा पढ़ने को, तो वो आप पढ़ लेते हैं उसको, तो वो मिल जाता है। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ अवार्ड। हम लोग तो मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ने तो प्रोडक्ट बना दिया है अवार्ड को। अच्छा, और उसमें इज्जत उनको नहीं मिलती है जिनको अवार्ड मिल रहा है, नोट उनको मिल जाते हैं जो प्रोग्राम बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात कही आपने विनय जी। अविनाश, मैं आपकी टिप्पणी छोटी सी लेना चाहूंगा, हम कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में आ रहे हैं। ये जो बात अभी विनय जी ने कही कि साहब इज्जत उनको नहीं मिलती जिनको पुरस्कार मिलते हैं, लेकिन नोट उनको मिल जाते हैं जो कार्यक्रम बनाते हैं, तो ये जो एक धंधा है, इस धंधेबाजी के खिलाफ जो है क्या कोई एक संगठित आवाज उठनी चाहिए फिल्म इंडस्ट्री से? क्या आपको लगता है कि जो फिल्म कलाकार हैं जो इस सबसे लाभान्वित होते हैं, क्या उनकी तरफ से कोई आवाज उठेगी, या जो आप जैसे लोगों का जो संगठन है स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन या जो कलाकारों की और जो संस्थाएं हैं वो इस बारे में कुछ पहल कर सकती हैं या उनको करना चाहिए? देखिए सर, बाजार अपना काम करता है और बाकी लोग अपना काम करते हैं, है ना। बाजार कभी कभी बाकी काम करने वालों को नियंत्रित करते हैं, और बाकी जो काम करने वाले लोग हैं कई बार बाजार की रूपरेखा भी बनाते हैं, है ना। वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अगर हम दबाव बनाने की कोशिश भी करें तो उसका कितना असर होगा, क्या होगा, वो हम समाज में देख सकते हैं, है ना। कि समाज जैसा बनता चला जाएगा, हमारी राजनीति का चेहरा जैसा होता जाएगा, वैसे ही ये जो फिल्म इंडस्ट्री का छोटा सा बाजार है
उसमें वो दिखेगा, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में ही सही, कई बार पूरे तरीके से। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आमतौर पे जो हम रचना करते हैं, चाहे सिनेमा के सफे पे करते हो, चाहे पत्रकारिता के सफे पे करते हो, मुझे लगता है कि वो रचना हमारे उस रचना के अतिरिक्त बोलने की वजह से जो है वो प्रभावित हो जाता है। उसको उसका आकलन करना, यानी हमारा सिनेमा जितना महत्वपूर्ण है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा सिनेमा के अलावा जो अलग अलग मंचों पे बोलना है, जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे सत्या हिंदी का ये टॉक शो है ना, इसमें हम क्या बोलते हैं इससे हमारे बारे में सारी चीजें तय कर दी जाती हैं, है ना। तो ये जो मतलब तरीका है कि भाई आप अगर मेरे को जब पिछले दिनों अहमदाबाद पुलिस ने उठाया था बंबई से और लेके गई थी अहमदाबाद, तो उसके बाद यहाँ के बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि यार मतलब सिनेमा बनाओ ना, तुम ये क्या ट्वीट वगैरह करते रहते हो, क्या फेसबुक पे लिखते रहते हो। तो है क्या कि आपको ये बाध्य किया जा रहा है कि अगर आप कविता लिखते हो तो कविता ही लिखें, कविता के अलावा कोई स्टेटमेंट ना दें। तो ये सारी चीजें मतलब अंततः पुरस्कार वाले मसले तक पहुंच जाती है जब आपको किसी चीज के लिए दिया जाना होता है या नहीं दिया जाना होता है। तो मुझे लगता है कि ये माहौल जैसा है वैसा ही रहेगा। उसका है कि आप कोई एक लकीर खींच सकते हैं क्या, है ना। हम फिल्म फेयर अवार्ड्स को बंद नहीं कर सकते, स्क्रीन अवार्ड्स को बंद नहीं कर सकते, उनके रियलिटी शोज को बंद नहीं कर सकते, क्या उसके बरक्स कोई एक सुंदर सी लकीर खींच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि फेडरेशन और इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन, ये सब अगर मतलब पूरी सच्चाई के साथ खड़े हो जाएं उनके समानांतर, तो बाद के दिनों में आज से 10 साल 15 साल 20 साल के बाद ये चीजें हो सकता है कि बड़ी लगने लगे और इसको फिर वो लोग फॉलो करें कि भैया बेईमानी नहीं चलेगी। जी जी, बहुत धन्यवाद अविनाश, बहुत धन्यवाद। धनंजय, आपके पास आता हूँ अंतिम टिप्पणी के लिए। ये जो बात अभी अविनाश ने कही कि हाँ, हम चीजों को बंद तो नहीं कर सकते जो चल रही हैं, लेकिन हम एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश कर सकते हैं। और आप चूंकि स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन से जुड़े हैं और जिसके पुरस्कार समारोह की जिसकी हम बातचीत भी यहाँ कर रहे हैं, बीच बीच में चर्चा आ रही है, तो एक तो वो बात है कि उसको कैसे अलग बनाया जाए, इसके बारे में आपने हमें कुछ कुछ तो संकेत दिए, और कैसे आगे उसको बढ़ाया जाए। कमलेश जी और विनय जी भी उससे जुड़े हुए हैं और उन्होंने भी अपनी राय रखी। एक चीज जो मैं जानना चाहता हूँ, जो बात विनय जी ने कही और जो अविनाश ने भी कही, कि ये जो पुरस्कार है इन पर जो राजनीति का साया है और जिस तरीके से आजकल पुरस्कार दिए जा रहे थे, क्या ये जो बात आ रही है जो कमलेश जी ने कही और विनय जी ने भी कही कि सरकारों को इस पुरस्कार की राजनीति से, यानी सरकारों का काम नहीं है पुरस्कार देना, तो ये जो फिल्म पुरस्कार हैं और ये जो दादा साहब फाल्के अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं, इनसे सरकार को हट जाना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? हालांकि दोनों हमारे सीनियर हैं, लेकिन मैं कहूं कि सरकार जो है केवल शासन करने के लिए है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन शासन में ये भी आता है कि अच्छी चीज़ों को क्या सरकार आगे बढ़ाती है क्या। लेकिन सवाल उठता है कि क्या कला जो है या कला के जो दूसरे और सारे आयाम हैं उसमें राजनीति को घुसेड़ना चाहिए क्या, क्या वो दक्षिणपंथी वामपंथी करना चाहिए क्या। तो सवाल है कि हम दक्षिणपंथी वामपंथी जहाँ जाते हैं हम लेके चले जाते हैं, जबकि कला जो है वो अगर कोई गायकी है तो गायकी में अगर एक दक्षिणपंथी विचारधारा का व्यक्ति अगर गा रहा है तो क्या अलग सुर लगाएगा, और वामपंथी विचारधारा का कोई गायक अगर गा रहा होगा तो अलग सुर लगाएगा, या अलग तरीके से अगर क्षमता हमें लिखना है तो क्षमता वामपंथी अलग शब्द लिखेंगे और क्षमता जो है दक्षिणपंथी अलग लिखेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो कला को अब ये देखना है कि जो भी लोग हैं, समझिए अभी फेडरेशन की बात आई या अकेडमी की बात आई, तो फेडरेशन भी बेईमानी कर सकता है, राइटर एसोसिएशन भी बेईमानी कर सकता है। सवाल उठता है कि जो लोग हैं क्या वो लोग नीयत के साथ हैं, वो अवार्ड समारोह जो करना चाह रहे हैं उनकी मंशा क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट अमिताभ जी मंशा है। समझिए पिछले राइटर एसोसिएशन तो पिछले 60-70 सालों से, लेकिन 60-70 सालों के बाद ये पहल हुई है और पिछले कुछ 8-10-12 सालों से उसमें कमलेश जी और विनय जी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल में रहे हैं, अंजुम जी रहे हैं। तो ये जो राइटर एसोसिएशन की छवि जो बनी है अभी इंडस्ट्री में है, उसको बड़ी गरिमा के साथ बनाया गया है। उसमें दक्षिणपंथी वामपंथी लोग नहीं, उस तरह से है, अपनी विचारधारा सबकी है, लेकिन वो विचारधारा राइटर एसोसिएशन पे नहीं थोपी गई। तो अगर वो फेडरेशन पे है, वो विचारधारा थोपी हुई विचारधारा है फेडरेशन पे,
तो राइटर एसोसिएशन को जो लीड कर रहे हैं लोग, क्या वो लोग सिनेमा को सिनेमा के नजरिए से देख रहे हैं या सिनेमा को राजनीतिक नजरिए से देख रहे हैं? तो हम कहेंगे कि हम राइटर एसोसिएशन को लोग सिनेमा को सिनेमा के नजरिए से देख रहे हैं, क्राफ्ट के, राइटिंग के क्राफ्ट के नजरिए से देख रहे हैं। कंटेंट कुछ हो सकता है, कंटेंट कोई मंदिर पे फिल्म बना सकता है, कोई गरीब जो है महिला कैसे जी रही है जीवन उस पर फिल्म बना सकता है, लेकिन फिल्म की कहानी कहने की जो कला है उस कला को कैसे प्रेजेंट किया गया है, राइटर एसोसिएशन उस पर ध्यान दे रहा है। वो मंदिर पे कहानी कह रहे हैं आप या एक भूख पे कहानी कह रहे हैं, उससे हमारा ज्यादा सरोकार नहीं है। हमारा सरोकार इस बात से है कि क्राफ्ट जो कहानी कहने की कला है वो कितनी सही तरीके से कही जा रही है। और एक लास्ट बात कि ये जो कमलेश जी भी जूरी के मेंबर रहे हैं और हमारे परिवार के हैं, मतलब राइटर एसोसिएशन में अभी पदाधिकारी के तौर पे विनय जी या कमलेश जी नहीं है, लेकिन वो उसकी के हिस्से हैं। और कोई भी कार्यक्रम होता है तो कमलेश जी हो या विनय जी हो या और भी जो पहले के साथी थे, वो सारे लोगों का सहयोग होता है, उनका योगदान लिया जाता है। और हम सब कोशिश करते हैं कि जूरी में वही लोग हों जो उनके विजार्ड हो, जो स्कॉलर हो, जो सिनेमा को बड़ी बेहतर तरीके से समझते हो। तो अविनाश जी को, जैसे अविनाश जी को भी इस बार हम लोगों ने लाया, तो अविनाश जी को भी ये सोच के लाया कि अविनाश जी भी चूंकि कविता के, साहित्य के, गीत के, इनकी अपनी फिल्म में गीत लिखा, सिनेमा के आदमी है, पत्रकारिता के आदमी है, तो एक अलग दृष्टिकोण, एक अलग दृष्टि है। जैसा आप देखिए कि गीत में जो है फैज अनवर, उसके बाद नवाब आरजू थे, दोनों एस्टैब्लिश गीतकार हैं। हालांकि एक हमारी दिक्कत होती है क्योंकि हम क्या करते हैं कि जो पिछले साल के फिल्मों में जिनका योगदान रहा है उनको हम लोग नहीं शामिल करते। ऐसा नहीं कि तो उसमें जो बड़े हिट लोग हैं वो छंट जाते हैं दरअसल, क्योंकि ज्यादातर लोग तो साल आ चुके होते हैं, तो हमारे सामने जूरी चुनने की बड़ी दिक्कत रहती है। अच्छा, कई लोग होते हैं जिनका काम भले नहीं आया हो लेकिन बहुत बिजी हो, वो उनकर कहते हैं अरे यार इतना टाइम हमारे पास नहीं है, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे अभी विनय जी दीक्षित इस बार, कमलेश जी इस बार नहीं आ पाए क्योंकि वो दो फिल्में लिख रहे हैं। विनय जी भी कह रहे थे कि धनंजय नहीं कर पाओगे क्योंकि वो फिल्म लिख रहे हैं। तो वैसे स्थिति में दिक्कत आती है, लेकिन इस दिक्कत के बीच भी हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं और नीयत हमारी बड़ी क्लियर है। और हम जो यहाँ से प्रकाश पुंज, यहाँ से जो रोशनी देना चाह रहे हैं कि अवार्ड को आप शो मत बनाइए, उसको आप गलीज मत बनाइए, उसको आप तमाशा मत बनाइए। अवार्ड बहुत जबरदस्त चीज है। अगर मैं कहूँ कि मंदिर में जैसे देवी देवता है या मस्जिद की कल्पना है या जो भी धर्म की एक अवधारणा है बड़ी पवित्र है, तो अवार्ड भी एक पवित्र विधा है, एक पवित्र वस्तु है, एक पवित्र संकल्पना है। इसकी पवित्रता को नष्ट मत कीजिए शो के तमाशे के फेर में या आपने कुछ लाभ। जी धनंजय, तो चैनल वालों को बंद तो नहीं किया जा सकता है, अगर कर सकते तो भी हम बंद करने नहीं कहते, क्योंकि बुरे हैं तभी अच्छे लोग दिखाई पड़ेंगे। कुछ बुरे लोगों को भी रहने दीजिए और उसमें अच्छे लोग दिखेंगे, जनता चुन लेगी अच्छा क्या है बुरा क्या है। जी बहुत धन्यवाद धनंजय टिप्पणी के लिए। और आपकी संस्था जिस तरह के पुरस्कार समारोह या जो आयोजित करना चाहती है उसके लिए हमारी शुभकामनाएं। बस हम जो कमलेश जी ने और विनय जी ने जो बात कही, मैं उसको आगे बढ़ाते हुए खत्म करूंगा इस कार्यक्रम को, कि जब सरकार वाली बात जो आती है तो आप सब लोग तो खैर फिल्म दुनिया से जुड़े हुए वरिष्ठ लोग हैं, जब सरकार गजेंद्र चौहान जैसे किसी व्यक्ति को FTII का निदेशक नियुक्त करती है या उसका कर्ताधर्ता नियुक्त करती है, तो सरकार का जो एक मंतव्य है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट होता है और उस जैसी प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए। शायद इसीलिए कमलेश जी ने और विनय जी ने कहा कि हाँ साहब, फिल्म पुरस्कार देने में सरकार का कोई रोल होना नहीं चाहिए। आप सबका इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे दर्शकों को भी ये बातचीत पसंद आई होगी, क्योंकि ये फिल्म पुरस्कारों से जुड़ी एक बातचीत है जिसमें आप कम से कम ये जान सकते हैं कि हाँ इसके पीछे किस तरह की लॉबिंग होती है। तो जो फिल्मी दुनिया से जुड़े लोग हैं वो स्वयं बता रहे हैं आपको घटनाओं के जरिए, संस्मरणों के जरिए और अपने अनुभवों के जरिए कि हाँ यहाँ क्या होता है और क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए। इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार।